हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये पॉलिटिकल साइंस की आपकी बुक है ना 10th क्लास की, उसी को रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। और मैं आपको जितना हो सके कोशिश करूँगा इस वीडियो में आपको काफ़ी नॉलेज जो है दे सकूँ, एक तरह से आपकी रिवीजन जो है करवा सकूँ। ठीक है, तो मैं बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना बुक से और जो सपोर्टिंग मटेरियल है, ठीक है, उससे डिस्कस करूँगा। और ये वीडियो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए रहेगी, इंग्लिश मीडियम वाले सुनना चाहे सुन सकते हो, कुछ वर्ड मैं इंग्लिश में भी बोल दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपकी जो बुक ले रहा हूँ वो मैं आपकी डेमोक्रेसी की ले रहा हूँ। ठीक है, और जो डेमोक्रेसी की जो बुक है आपकी, इसमें जो लोकतांत्रिक राजनीति 2 है, 10th क्लास की है, तो इसमें आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हम ना समरी में फटाफट समझ लेते हैं। ठीक है, और अच्छे से एक एक चीज़ समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो चैप्टर है सत्ता की साझेदारी है। तो आपको पता होना चाहिए कि सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं। जब सत्ता को 2 या 2 से अधिक स्तर पर बांट देते हैं ना, तो उससे हम क्या बोलते हैं, सत्ता की साझेदारी कहते हैं। तो इस चैप्टर में एक तो बेल्जियम के बारे में है, तो 59% जो आबादी है ना वो फ्लेमिश इलाके में रहती है। ठीक है, और डच लैंग्वेज बोलती है। ठीक है, और 40% जो लोग हैं ना वो वेलोनिया में रहते हैं और फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो बेल्जियम की राजधानी है ना उसमें उल्टा है। ठीक है, मैं बिल्कुल जल्दी जल्दी बताऊंगा और मैं आपसे जो है ना कमेंट वगैरह नहीं लूँगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए आया हूँ, सिर्फ समझाऊंगा। ठीक है, तो आपको कोऑपरेट करके सुनना होगा, और जो बाद में आता रहेगा पीछे वीडियो करके सुन सकता है, रिपीट कर सकता है। ठीक है, तो जो बेल्जियम है उसकी राजधानी ब्रूसलेस है। ठीक है, और ये जो ब्रूसलेस राजधानी है ना, इसमें आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर उल्टा है। देखो पूरे के पूरे बेल्जियम में जो डच वाले लोग हैं ना वो 59 है, लेकिन जो राजधानी है ना ब्रूसलेस, उसमें 80% जो लोग हैं ना वो फ्रेंच भाषी हैं और 20% लोग जो है डच भाषी हैं। ठीक है, बिल्कुल मेन जो है डिस्कस आपसे कर रहा हूँ। और अगर आपसे पूछेगा कि बेल्जियम की राजधानी क्या है, तो आप क्या बताएंगे, ब्रूसल्स बता देंगे। ठीक है, अब देखो बेल्जियम में काफ़ी आपस में शुरू में काफ़ी बहस वगैरह हो रही थी, तनाव वगैरह बहुत ज़्यादा था, तो बेल्जियम ने समझदारी दिखाई। जैसे अगर एग्जाम में पूछेगा कि बेल्जियम ने क्या समझदारी दिखाई, तो आप बताना कि उसने अपने आप को सामंजस्य बनाए रखने के लिए जो अलग अलग लोग रहते हैं ना, जैसे वहाँ पर डच लोग रहते हैं, वहाँ फ्रेंच लोग रहते हैं, जर्मन लोग 1% रहते हैं, तो उसने इस विविधता को बनाए रखने के लिए अपने संविधान में 4 बार संशोधन कर दिया। ठीक है, 4 बार। ठीक है, जिससे कि काफ़ी मतलब जो मनमुटाव है वो दूर हो सके और एक दूसरे के साथ वो मिल के रह सकें। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया कि फ्रेंच जो है ना ब्रूसेल राजधानी में कितने हैं, 80% है, और डच वाले कितने हैं, 20%। अब एक क्वेश्चन आपको ये पता होना चाहिए कि जो फ्रेंच के अंदर मतलब ये जो लैंग्वेज है ना फ्रेंच वाले, किसकी बात कर रहा हूँ मैं आपसे, बेल्जियम की बात कर रहा हूँ। तो बेल्जियम वाले जो लोग हैं ना वो भले ही संख्या में कम थे, लेकिन रिच बहुत थे, अमीर बहुत थे। ठीक है, तो इन्होंने आपस के टकरावों को दूर करा। तो अगर आपसे पूछेगा कि आपस के टकरावों को दूर करने के लिए इन्होंने क्या करा, तो आप बता सकते हैं कि इन्होंने क्या किया कि जो केंद्र सरकार है ना उसमें डच व फ्रेंच भाषी मंत्रियों की समान संख्या कर दी, बराबर कर दी। ठीक है, और इन्होंने क्या करा कि जो केंद्र सरकार है ना उनकी अनेक शक्तियों को 2 इलाकों में, मतलब जितने भी इलाके थे ना इनके, क्षेत्र सरकारों को बांट दिया। मतलब केंद्र जो है ना वो राज्य को ना दबाव नहीं डाल सकती कि आप ये करो वो करो, मतलब केंद्र राज्य को स्वायत्ता दी गई है। ठीक है, राज्य को अधिक शक्तिशाली बनाया गया था। अब दूसरी ओर श्रीलंका था। श्रीलंका देखो अगर आपसे पूछेगा कि बेल्जियम और श्रीलंका में क्या अंतर, तो ये छोटा सा देश है यूरोप का, जबकि श्रीलंका जो है ना, जो श्रीलंका अगर हम उसकी बात करें तो ये दक्षिण एशिया का एक देश है। ठीक है, भारत का पड़ोसी देश है ये। और श्रीलंका की आबादी, अगर आपसे बेल्जियम की आबादी के बारे में पूछेगा तो आप क्या बताओगे, लगभग इसकी हरियाणा की आबादी के आधी है। ठीक है, और श्रीलंका की आबादी हरियाणा की आबादी के बराबर लगभग 2 करोड़ के आसपास बता देंगे। और श्रीलंका को कब आज़ादी मिली, 1948 में मिली। तो श्रीलंका जब आज़ाद हुआ ना 1948 में, तो इसने पता है किसको इम्पोर्टेंस थी, इसने इम्पोर्टेंस दी सेनाली वालों को। ठीक है, और बहुसंख्यवाद की तरफ ये बढ़ गया। ठीक है, और इनने क्या करा, बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, बाकी जो है ना सब सिर्फ किसको ध्यान दिया जाएगा, बौद्ध धर्म को ध्यान दिया, बाकी की वैल्यू इन्होंने नहीं करी। ठीक है, और इस तरीके से श्रीलंका ने जब ऐसा कदम उठाया ना, तो आपको पता होना चाहिए कि श्रीलंका के अंदर 74% सिनली वाले लोग हैं। ठीक है, सिनली लोग जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, और बाकी इसमें जो थे ना एक श्रीलंकाई तमिल थे और दूसरा भारतीय तमिल थे। ठीक है, तो उसके बाद आगे सुनो, गृह युद्ध किसे कहते हैं पता है आपको, एक देश की सीमा के अंदर होने वाले युद्ध को गृह युद्ध कहते हैं। क्योंकि देखो श्रीलंका जब आज़ाद हुआ ना तो ये क्या कर रहा था, ये केवल जो सिनली थे ना केवल उनके लिए काम कर रहा था। ठीक है, और ये उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहा था जो तमिल हैं,
ठीक है, चाहे वो भारतीय मूल के हो या श्रीलंका मूल के हो, तो उनकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं कर रहा था। तो ये इसकी कमी थी, इस वजह से यहाँ पर गृह युद्ध हुआ और काफ़ी समय तक यहाँ युद्ध चलता रहा। तो जो लिट्टे था ना, लिट्टे, तो जब उसको जब यहाँ से हटाया गया तब जाके यहाँ पे गृह युद्ध खत्म हुआ। ठीक है, तो गृह युद्ध काफ़ी समय तक यहाँ चलता रहा था। अब देखो, अगर आपसे पूछेगा कि सत्ता की साझेदारी के रूप क्या है, देखो अगर किसी को स्पीड तेज लग रही होगी ना, तो थोड़ा सा स्पीड धीरे भी कर सकते हैं आप। यूट्यूब में 3 ऑप्शन होते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा रिवाइज करना, रिवीजन के लिए मैं आया हूँ, ये वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेंगे सत्ता की साझेदारी के कौन से रूप हैं, तो आप बताना। मतलब जैसे हम पावर को बांट रहे हैं, आपके पास पावर है और आप पावर को बांट रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप पावर को बांट रहे हैं तो उसके क्या क्या स्वरूप हो सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीका तो ये होता है क्षैतिज, जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो जो इस तरीके से ना हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है तो उसको हम क्षैतिज बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका होते हैं। तो हम सत्ता को कैसे कैसे बांट सकते हैं, एक तरीका होता है क्षैतिज। ठीक है, ये आपको हल्का ब्लर भी नजर आ रहा होगा, तो मैं समझा सही से रहा हूँ, समझना ध्यान से। कुछ अगर इंपॉर्टेंट बुक से लगे तो बुक से बता दूंगा। ठीक है, तो क्षैतिज में क्या होता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका होती है। और ऊर्ध्वाधर मतलब इस तरीके से वर्टिकल, तो वर्टिकल में जितना ऊपर होगा ना वो ज़्यादा ताकतवर होगा और उससे नीचे वाला कम ताकतवर होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऊपर वाला केंद्र सरकार है और नीचे राज्य, फिर इसके बाद नीचे और स्थानीय सरकार चलती रहेगी। तो अगर आपसे पूछेगा क्षैतिज में क्या शक्ति समान होती है, तो क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, हाँ, मतलब कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से ज़्यादा नहीं है। लेकिन ऊर्ध्वाधर में ऐसा नहीं होता। ऊर्ध्वाधर में जो ऊपर होगा उसकी अधिक शक्ति होगी, उससे नीचे वाले के पास कम शक्ति होगी, उससे नीचे वाले के पास और कम शक्ति होगी। ठीक है, ये क्या है ऊर्ध्वाधर में। तीसरा इसका जो रूप होता है ना, वो होता है सामुदायिक सरकार। मतलब कहने का है कि यहाँ पर जो अलग अलग जो समुदाय के लोग होते हैं वो अपनी अपनी सरकार बना सकते हैं, उन्हीं के लोग चुने जाएंगे, उन्हीं के लोग काम करेंगे। और चौथा होता है दबाव समूह। ठीक है, प्रेशर ग्रुप। अगर आपसे पूछेगा ना प्रेशर ग्रुप क्या है, दबाव समूह क्या है, तो आप ही बताओगे कि इस प्रकार के जो लोग होते हैं ना, इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए इकट्ठे होते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि दबाव समूह किसे कहते हैं, तो आप बताओगे इस प्रकार के जो लोग होते हैं दबाव समूह में, वो एक किसी खास उद्देश्य के लिए इकट्ठे होते हैं और जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है तो अस्तित्व से हट जाते हैं, उसे प्रेशर ग्रुप कहते हैं। जैसे अगर टीचर्स हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी सैलरी को बढ़ाया जाए, तो उनका जो ग्रुप है ना वो दबाव समूह कहलाएगा, क्योंकि वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए इकट्ठे हुए हैं। समझ में आ गया। तो मैंने, अब सुनो, एक क्वेश्चन आ जाता है कि हमें सत्ता की साझेदारी की जरूरत क्यों है, मतलब आवश्यकता क्यों है। अगर थोड़ा ब्लर नजर आ रहा होगा तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्या है, मतलब वाई वी नीड ऑफ पावर शेयरिंग, हमें पावर को क्यों बांटना चाहिए। देखो, पावर को बांटने के 2 कारण होते हैं। ठीक है, एक होता है नैतिक कारक, ठीक है, नैतिक का मतलब मोरल, और दूसरा होता है प्रूडेंशियल। ठीक है, प्रूडेंशियल मतलब युक्तिपरक। कौन सा होता है, युक्तिपरक। युक्तिपरक का मतलब होता है बच्चों, जो हम लाभ हानि को ध्यान में रखकर लेते हैं। मतलब जैसे हमें फ़ायदा लग रहा है कि हाँ भाई इनको पावर बांट दो, इससे हमारे फ़ायदा है, तो उसे युक्तिपरक बोलेंगे। और नैतिक का मतलब होता है कि एक मानवता के लिए हम उसमें पावर को बांट देते हैं। अब इसमें इतना रख लो। ठीक है, अगर और आएगा ना, जैसे अगर थोड़ा बड़ा नंबर का आ जाता है कि सत्ता की साझेदारी को हम क्यों करें, मतलब हमें क्यों करना चाहिए सत्ता की साझेदारी को, तो आप ये बता देना कि भाई देखो, इससे जो अलग अलग धर्म, जाति, भाषा के जो लोग रहते हैं उन्हें बेगानेपन का एहसास नहीं होता। ठीक है, और देश के अंदर शांति सौहार्द बना रहता है। ऐसे आप बना के बता देना। अगर गृह युद्ध पूछेगा तो आप क्या बताओगे, एक देश की सीमा पर होने वाले युद्ध को क्या बोलेंगे, गृह युद्ध बोलेंगे। ठीक है, और अगर आपसे पूछेगा कि बहुसंख्यकवाद किसे कहते हैं, तो आप बताओगे कि जब एक धर्म के लोग अपने आप को दूसरे से ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हैं ना, जब एक धर्म के लोग दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, बहुसंख्यकवाद कहा जाता है। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सी इसकी समरी बता दी। बाकी एक बार बुक में देख लेता हूँ कि कुछ अगर मुझे इसमें लगता है ना बताने वाला, तो थोड़ा सा इस चैप्टर में से बता दो, फिर अगले चैप्टर की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, और क्लास 8 के जो स्टूडेंट्स अगर साइंस के लिए देख रहे हैं, मैं उनके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, पर मुझे अभी जो है ना क्लास 10th के लिए बनानी वीडियो। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों प्लीज़ कोऑपरेट करना। ठीक है, थैंक यू आप सबका, आप मेरी वीडियो देखते हैं, थैंक यू, शुक्रिया आप सबका। 1 मिनट थोड़ा सा मैं से स्मॉल कर दूँ, हाँ ठीक है। तो आपको ये पता है कि बेल्जियम की जो आबादी है वो 1 करोड़ के आसपास है। ठीक है, और मतलब हरियाणा की आबादी की आधी है, और फ्लैमिश इलाके में है 59%। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको
थोड़ा कर लेता हूँ, 1 मिनट, ये थोड़ा सा ना कंट्रोल के बाहर हो रहा है। बेटी बाद में। ठीक है, ये आप देखो कि 59% जो है इसमें ये फ्लैमिश इलाके में रहने वाले कौन है, डच लोग हैं, है ना, ये मैंने आपको बता दिया था अभी। और जबकि राजधानी में उल्टा है, 80% लोग फ्रेंच है और 20% लोग जो डच है। ठीक है, और अल्पसंख्यक किन्हें कहते हैं, पता ना आपको अल्पसंख्यक किसे कहते हैं, जो संख्या में कम होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कौन से लोग कम है, यहाँ पर कौन से लोग कम है, फ्रेंच वाले कम है ना पूरे देश में, तो उन्हें अल्पसंख्यक कहेंगे। ठीक है, और जो मैंने दूसरा श्रीलंका का बताया था कि 74% आज़ादी 74% जो है वो सीनली लोग हैं, और जो तमिल के जो लोग हैं ना, तमिल के वो टोटल कितने हैं, 18% है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। श्रीलंका के मूल के 13% है, और हिंदुस्तानी जो है ना वो कितने हैं, 5% के आसपास है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो, और ये आप मैप देख लो। ठीक है, मैंने एक मैप की वीडियो बनाई थी, वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा एक बार दोबारा से। ठीक है, तो बेल्जियम ने क्या क्या समझदारी दी भाई, मैंने आपको बता दिया कि उसने क्या क्या किया था, 4 पॉइंट थे। और ये भी हमने पढ़ लिया, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी होती है। सत्ता की साझेदारी के रूप पढ़ लिया। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि अगर क्षैतिज बताओ, तो क्षैतिज में क्या बताओगे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका बता दोगे। ठीक है, तो ये छोटा सा चैप्टर था, इसमें तो ज़्यादा नहीं था कुछ। अब नेक्स्ट चैप्टर पर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा संघवाद। संघवाद का मतलब होता है जब किसी देश के अंदर ना 2 या 2 से अधिक स्तर पर सरकारों को बांटा जाता है, या ऐसी शासन की व्यवस्था जहाँ पे 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं, उसे संघवाद कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे देश में केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है, तो वो क्या कहलाएगा, संघवाद कहलाएगा। ठीक है, समझ में आएगा संघवाद किसे कहते हैं, जब किसी देश के अंदर 2 या 2 से अधिक स्तर पर सरकारें होती है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, संघवाद बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे उसे, संघवाद। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा संघवाद की क्या खास बात है, अगर आपसे पूछेगा कि फेडरलिज्म के बारे में बताओ, तो आप क्या बोलोगे, सरकार 2 या 2 से अधिक स्तर वाली होती है। ठीक है, और अलग अलग स्तर की सरकार होकर भी एक ही नागरिक पर शासन करते हैं। जैसे भारत के अंदर आप देख लो, जो भारत है उसके अंदर केंद्र सरकार भी एक व्यक्ति पर अपने अधिकार दिखा रही है, उस पर शासन कर रही है, और जो राज्य सरकार है वो भी एक व्यक्ति पर ही अपना शासन कर रही है, तो उसे क्या बोलेंगे, संघवाद। ठीक है, और सरकारों के जो अधिकार क्षेत्र होते हैं ना संघवाद में, वो स्पष्ट होते हैं कि भाई क्या क्या किसके कितने अधिकार हैं। आपको पता है ना, भारत 3 प्रकार की सूची होती है। चलो अभी बताता हूँ, पहले थोड़ा सा इस पर बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछेगा संघात्मक और एकात्मक में क्या अंतर है, अगर आपसे पूछेगा संघात्मक या एकात्मक क्या है, तो आप क्या बताओगे सॉरी, तो संघात्मक में आप बोलोगे 2 या 2 से अधिक स्तर पर सरकार होती है, और एकात्मक में एक स्तर पर सरकार होती है। देख लो, संघात्मक में 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं, और एकात्मक में एक स्तर होता है। ठीक है, और संघात्मक में ना केंद्र सरकार राज्य सरकार से अधिक शक्तिशाली होते हैं। केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ विशेष प्रकार के आदेश नहीं दे सकती। ठीक है, अच्छा एक बात थोड़ा क्लियर कर दूं, जो संघात्मक है ना, संघात्मक उसमें राज्य को कुछ जो अधिकार मिलते हैं ना, तो वो उसके पास रहती हैं, और केंद्र सरकार जो है ना उनको कुछ विशेष जो है ना दबाव या आदेश नहीं दे सकती। जबकि एकात्मक की बात करें तो केंद्र सरकार जो होती है ना वो राज्य सरकार को कुछ आदेश दे सकती है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल याद रख लो बस, एक भारत, इसका कनाडा और जर्मनी, इसका संघात्मक में। और अगर एकात्मक का पूछेगा तो आप फ्रांस और चीन बता देंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये घुमा के पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसमें जो है ना संघवाद का कौन सा प्रकार, फेडरलिज्म का टाइप बताना है आपको। ठीक है, तो देखो जो फेडरलिज्म है ना उसके 2 टाइप होते हैं, एक होता है साथ आकर संघ बनाना, और दूसरा साथ लेकर संघ बनाना। एक होता है कमिंग टुगेदर और एक होता है होल्डिंग टुगेदर। ठीक है, कमिंग टुगेदर का मतलब पता है क्या होता है, जैसे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, ये कमिंग टुगेदर का एग्जाम्पल है। जब 2 या अधिक स्वतंत्र इकाइयाँ ना एक साथ आती है ना आगे एक साथ, तो वो क्या, साथ आकर। देखो जब आपके एग्ज़ाम में साथ आकर साथ लेकर 2 चीज़ें हैं, तो आप दोनों में से एक याद कर लो। ठीक है, आप दोनों में से एक याद कर लो, साथ लेकर संघ बनाना या साथ आकर संघ बनाना। ठीक है, तो अगर आपसे बोलेगा साथ लेकर संघ बनाना, तो साथ लेकर में क्या एग्जाम्पल है इसका, भारत और बेल्जियम। ठीक है, एक बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए
राज्यों का गठन, ठीक है। आपसे इसकी परिभाषा कम पूछता है, एग्जाम्पल ही पूछता है कि 7 आकर्षण बनाने का एग्जाम्पल कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। 7 लेकर में कौन है, भारत और बेल्जियम, ठीक है। अब सुनो, जो सूची है ना, देखो हमारे देश के अंदर ना साफ साफ बता दिया कि केंद्र और राज्य के पास क्या क्या शक्तियाँ होंगी। 3 हिस्सों में बांट दिया। कितने हिस्सों में, 3 हिस्सों में बांट दिया। तो पहली सूची है संघ सूची, ठीक है। संघ सूची है, इसमें क्या आता है, ये इसमें वो सारे की सारी शक्तियाँ आएंगी, वो सारे के सारे कार्य आएंगे जो केंद्र सरकार के पास होते हैं। किसके पास होते हैं, केंद्र सरकार के पास। जैसे प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार। जैसे नोट भारत में नए प्रकार के निकाले थे ना, तो वो किस में आएंगे, संघ सूची में। जो बैंकिंग का काम है वो किस में आएगा, संघ सूची में। अगर विदेशी कोई भी मामला आ जाता है तो वो कौन करेगा, संघ सूची करेगा, ठीक है। आपको याद रखना है कि पहले इसमें 97 विषय थे, अब 100 विषय हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा ना संघ सूची में कितने हैं, तो आप कितने बताओगे, 100 बताओगे। और उसके बाद है राज्य सूची। राज्य सूची में पुलिस, मतलब जो सिर्फ राज्य के हाथ में है, जैसे बिहार है, पश्चिम बंगाल है, तो ये अपनी मर्जी से इन पर कुछ भी फैसला ले सकते हैं। जैसे पुलिस पर, व्यापार पर, वाणिज्य पर, ठीक है, ये राज्य सूची में आएंगे, ठीक है। इसमें कितने विषय हैं, देखो पहले 66 थे, अब 61 है। तो पता ही क्यों लिखा है, क्योंकि ये सपोर्टिंग मटेरियल है, न्यू है। तो अगर MCQ में 61 लिखा ही नहीं आया, 66 लिखा है, तो वो मतलब आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो बुक के हिसाब से पुराने वाला पूछ रहे हैं। तो आपको ये दोनों ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। समवर्ती सूची में वो विषय आते हैं डियर, जिसके फैसले केंद्र भी ले सकती है और राज्य भी ले सकती है, दोनों। जैसे अगर आपसे पूछेगा कि एजुकेशन किस में आएगी, समवर्ती में आएगी। अगर आपसे पूछेगा वन किस में आएगा, समवर्ती में आएगा। विवाह, गोद बच्चा लेना, ठीक है, तो वो किस में आएगा, समवर्ती में आएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये मैंने आपको बता दी, इंपॉर्टेंट था ना, एग्जाम में 1 नंबर में MCQ में आ जाता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा कि भारत की जो भाषा है ना वो कितनी मान्य की गई है, अनुसूची में कितने, 22, हिंदी को छोड़ के 21, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और देखो 1992 में दिसंबर में, ठीक है, 73वां और 74वां संशोधन हुआ था, ठीक है। कौन सा, 73 और 74 संशोधन हुआ था। 73 जो था ना, 73 ये था गांव के लिए, और ये जो 74 है ना, हेलो सभी को, 74 जो है ना, 74 ये है शहर के लिए। इसके अंदर क्या किया गया था, देखो जो गांव है ना, गांव उसको 3 भागों में बांट दिया गया। जैसे एक पहला ग्राम पंचायत, ठीक है, उसके बाद जो पंचायत समिति, और तीसरे नंबर पर था जो जिला होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। तो 3 पार्ट इसकी याद रखना। और जो 74 है ना, वो शहरों में, मतलब जो नगर निगम, नगर पालिका थी ना, उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये लिखा देखो, एक ग्राम पंचायत था, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है सारा ग्राम पंचायत के बारे में बता रखा है। ग्राम पंचायत में जो सदस्य होते हैं 18 साल से ऊपर होते हैं, जो उसके सदस्य बन जाते हैं, उसमें से फिर 5 जने चुने जाते हैं। फिर पंचायत समिति होती है, फिर जिला परिषद होता है। और जिला परिषद में अगर आएगा ना कि कौन कौन सदस्य होते हैं, तो जो विधानसभा, लोकसभा उस इलाके में आएगी ना, उसके सब सदस्य होंगे। जो पंचायत समिति होगी उसके जो सदस्य होंगे, तो सारे के सारे जिला परिषद के सदस्य माने जाते हैं। और नगर निगम कहाँ होती है, शहरों में होती है, ठीक है। और नगर निगम में जैसे अगर आपसे पूछेगा ना, जो मेयर है, मेयर, तो जो उनमें जो जीतती है ना सरकार, तो उसका जो हेड होता है ना, मेजोरिटी वाली, तो वो अपना मेयर बना लेते हैं, ठीक है, मेयर। तो नगर निगम का जो पदाधिकारी होता है उसे मेयर कहते हैं। ये 1 नंबर में पूछ लेता है, ठीक है। अब फटाफट आगे देखते हैं, ठीक है। इसमें से थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर कुछ हमें लगता है बुक में से। देखो बुक में ना, एक तो अगर आपसे पूछेगा कि संघीय व्यवस्था की विशेषता क्या है, अगर आपसे फेडरलिज्म के बारे में पूछेगा, इसकी खास बात क्या, तो आप बता देना, इसमें 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। और इसमें क्या होता है कि अलग अलग स्तर की सरकारें नागरिकों पर शासन करती हैं, ठीक है। और आप इसमें क्या बता सकते हो कि इसमें आप बिल्कुल इजी सा नोट कर लो, ठीक है। वित्तीय सहायता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत होते हैं। मतलब जैसे केंद्र राज्य के बीच कोई झगड़ा ना हो, तो उस पैसे लेने के भी अलग अलग यहाँ पे पूरे सिस्टम बने होते हैं, मतलब उनका खर्चा वगैरह होता रहे। ये पढ़ लिया। और संघीय व्यवस्था के 2 प्रकार आपको याद होने चाहिए। एक ये वाला 7 आकर्षण बनाना, कौन कौन आएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और एक 7 लेकर
साथ लेकर में कौन आएगा, भारत आएगा, बेल्जियम आएगा, स्पेन आएगा। ठीक है, एक बार मैंने जो पढ़ा है ना थोड़ा सा बता रहा हूँ। अगर आपसे पूछेगा अधिकार क्षेत्र किसे कहते हैं, जो वैधानिक अधिकार होता है, मतलब जिस सीमा तक ना आप वहाँ पर शासन कर सकते हो ना, वो आपका अधिकार क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, जैसे चुनाव होते हैं तो एक व्यक्ति जिस जगह तक जीता है वहीं तक तो शासन करेगा, है ना, ये थोड़ी अपनी मनमर्जी करेगा। तो ये हो गया। उसके बाद हमने इसमें जो मेन पढ़ा था कि दो प्रकार जो होते हैं केंद्र राज्य, लेकिन उनको 3 भागों में बांटा जाता है शक्तियों को। एक है संघ सूची, संघ सूची में आपको पता है देश की रक्षा की बात आ गई, विदेशी मामला आ गया, बैंकिंग आ गई, संचार आ गई, ठीक है, मुद्रा आ गई। और अगर हम राज्य सूची की बात करें तो पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, ये सब आता है। समवर्ती सूची की बात करें तो शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, बच्चे गोद लेना, ठीक है, ये सब आता है। हाँ, एक बात और सुन लो, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि मान लो कि इन तीनों सूचियों में हम बांट दिया गया कि किसकी क्या शक्तियाँ होंगी, बांट दिया। लेकिन अगर एग्जाम में आ गया कि भविष्य में कोई ऐसा कोई कानून बनाना हो जो इनमें से किसी में है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे, वो कौन कौन देखेगा, तो आप बताओगे वो अवशिष्ट शक्तियाँ देखेंगी। अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं और इस पर निर्णय लेने का अधिकार किसको होता है, केंद्र सरकार को होता है। जैसे आप देखो कंप्यूटर को लेकर या जो भी साइबर क्राइम जैसे कोई चीज़ें हैं, तो उस पर कोई पहले कानून थोड़ी बना हुआ था, या किसके अंदर डाला जाए उसे, मतलब केंद्र में रखा जाए, राज्य में रखा जाए, समवर्ती में रखा जाए, किस में रखा जाए, तो उसको रखा जाता है अवशिष्ट शक्तियों में। ठीक है, और अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार किसके पास होता है, केंद्र के पास। मतलब अगर इनमें जो सूचियाँ हैं, अगर उसके अलावा कोई नई चीज़ अगर आती है तो उस पर फैसला लेने का अधिकार किसका होगा, तो उस पर फैसला लेने का जो अधिकार है वो होगा, आप सबको पता होना चाहिए, केंद्र सरकार का होगा। ठीक है, ठीक है। तो भाषाओं को लेकर अब देखो इसमें है तो सही, काफ़ी भाषा को लेकर काफ़ी मतलब हुआ था कि किसको भाषा बनानी चाहिए, किसको नहीं बनानी चाहिए। तो हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया और हिंदी को छोड़ के 21 भाषाएँ जो हैं वो अनुसूचित है। देखो एग्जाम में ना क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, अगर पूछेगा कुल कितनी भाषाएँ अनुसूचित हैं तो 22। अगर ऐसे लिखा आएगा कि हिंदी को छोड़कर कितनी है तो आप बता दोगे 21। और अगर पूछेगा कितने हिंदी लोग बोलते हैं तो 40% लोग भारत में हिंदी बोलते हैं। ठीक है, और जब भाषा नीति के बारे में बात की गई थी ना, तो ये बोला गया था कि 65 तक अंग्रेजी बोलना बंद कर दी जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, अगर पूछेगा भाषा नीति के बारे में बताओ तो 2-3 पॉइंट अपनी लैंग्वेज में बना देना। और अगर केंद्र राज्य के संबंध की बात करें तो आप बता देना कि मतलब जो केंद्र है उसको अधिक शक्तिशाली बनाया गया और जो फैसला है ना वो केंद्र की ही मान्य होगा, अगर जैसे वो होता है। लेकिन अगर कुछ बात हो जाती है लेकिन तो उसको फिर फैसला कौन लेगी, सुप्रीम कोर्ट वगैरह लेगी। ठीक है, केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाएगा, क्योंकि अगर केंद्र अधिक शक्तिशाली नहीं बनाया जाएगा ना तो इससे क्या हो सकता है कि देश के जो टुकड़े वाले हालात है वैसे हो सकते हैं, वो अपनी मनमानी कर सकते हैं, इसलिए। ठीक है, लेकिन अगर दोनों में ज़्यादा विवाद होते तो उसको सुप्रीम कोर्ट देखेगी। और आपको पता होना चाहिए विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है जब किसी एक के पास शक्ति होती है ना, एक के पास शक्ति होती है तो उसको कई भागों में बांट दिया जाता है। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि विकेंद्रीकरण के लिए भारत में क्या क्या किया गया, देखो विकेंद्रीकरण इसलिए अपनाया गया ताकि अगर शक्तियाँ सबके बटी होंगी ना तो फैसला अच्छे से लिया जा सकता है, जल्दी लिया जा सकता है, और जो कम से कम जो निचला तबका है ना उसको भी उसका बेनिफिट मिल सकता है। तो इसके लिए भारत में विकेंद्रीकरण के लिए क्या किया गया, तो 1992 में कदम उठाया गया था, 1992 में। ठीक है, क्या कदम उठाया गया था, इसमें स्थानीय जो शासी निकाय है ना उनमें चुनाव कराने की बात की गई, मतलब 73वां और 74वां संशोधन किया गया। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा ना कि विकेंद्रीकरण करने के लिए क्या क्या किया गया, 73वां 74वां संशोधन तो किया गया, लेकिन उसकी खास बात क्या थी। 8th क्लास को मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा अगर 8th वाले बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, बाद में अगर आपसे विकेंद्रीकरण के बारे में पूछेगा, ठीक है, कि क्या क्या किया गया, तो 73वां और जो 74वां संशोधन हुआ था ना, मेरे पास सुन रहे हो, तो 73वां और जो 74वां संशोधन है उसमें क्या क्या किया गया आपको ये पता होना चाहिए। तो आप ये बता देना, जो SC हैं, ST हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनको सीटें ना आरक्षित कर दी गई उनके लिए। ठीक है, और 1/3 जो महिलाएं हैं उनको आरक्षण दे दिया गया। ठीक है, कितना, 1/3 महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया। और मतलब नियमित रूप से चुनाव वगैरह कराने लग गए। अभी इसमें इतना आप याद रख लो, बाकी आप थोड़ा और बता सकते हैं कि जो गांव के अंदर जो है क्या क्या बनाया गया, तो पंचायत बनाई गई, पंचायत समिति बनाई गई, जिला परिषद वगैरह। ठीक है, शहर के अंदर नगर निगम, नगर पालिका, मेयर व्यवस्था, ये आप थोड़ा सा बता देना। तो ये हमने थोड़ा सा इसकी समरी वगैरह देख ली। अब उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। ठीक है, अगला चैप्टर देखते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट है हमारा चैप्टर ये जाति धर्म और लैंगिक मसले। ठीक है, तो देखो अनुसूचित जातियाँ किसे कहते हैं। देखो अगर आपसे पूछेगा एससी क्या है, तो आप बोलेंगे जो गरीब हैं और भूमिहीन है, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए भारतीय, उन्हें बोला गया एससी। ठीक है, अगर जाति पदानुक्रम बोले तो आप बताओगे एक ऐसी सामाजिक संरचना जिसमें जाति आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित की जाती है। मतलब जैसे एक पीढ़ी कोई काम कर रही है, उसकी अगली पीढ़ी भी वही काम कर रही है, अगली पीढ़ी भी वही काम कर रही है, तो वो एक ही जो है सिस्टम चलता चला जा रहा है, उसे बोलेंगे हम जाति पदानुक्रम। ठीक है, समझ आ गया। और जिसमें जाति वर्ग आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, मतलब उच्चतम से निम्नतम जाति तक। और इसमें हम ये भी कह सकते हैं, जैसे अब मैंने बताया ना, जैसे एक जाति को काम के आधार पर क्या करा, ऊंची या नीची या और नीची जाति में बांट दिया, तो इसको भी हम कह सकते हैं जाति पदानुक्रम। अब आपको पता होना चाहिए सांप्रदायिकता किसे कहते हैं। ठीक है, समरी में बता रहा हूँ, सुनना। अगर आपसे पूछेगा सांप्रदायिकता किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से अपने को बेहतर मानते हैं। क्या मानते हैं? बेहतर मानते हैं, उसे सांप्रदायिकता कहते हैं। ठीक है, तो मतलब अपने आप को ना वो श्रेष्ठ समझ रहे हैं। एक धर्म के लोग अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे हैं और दूसरे की बिल्कुल वैल्यू नहीं कर रहे ना, तो उसको हम बोलेंगे सांप्रदायिकता। ठीक है, समझ में आ गई। चलो अब आगे सुनो। तो ये अगर पूछेगा कि भारत में जातिगत बाधाएं टूट रही हैं तो कैसे टूट रही हैं, तो आप बोला कि जैसे लोग जो है, मतलब अब ना लोग एक ही जाति में नहीं रह गए। मतलब कहने का मतलब थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, दोबारा से बोलता हूँ। अगर आपको पता होना चाहिए कि जैसे एक जाति के लोग काम कर रहे हो, अगली जाति उसके अगले बच्चे भी वही काम कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि शहरीकरण हो रहा है, साक्षरता बढ़ रही है, लोग शिक्षित हो रहे हैं। ठीक है, इस वजह से। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा नारीवाद क्या है या नारीवादी क्या है, तो जो महिला है ना, महिला वो चाहती है कि पुरुषों जैसा उन्हें भी सम्मान मिले, समान अधिकार मिले, समान अवसर मिले। वही धारणा क्या कहलाती है? नारीवादी धारणा कहलाती है। ठीक है, और नारीवादी आंदोलन क्या थे? मतलब पारिवारिक जीवन में उनको समानता मिले, व्यक्तिगत उनकी जो जीवन है वो अच्छा रहे। ठीक है, जो कहीं भी पब्लिक प्लेस पर जा रहे हैं उनको पूरी वैल्यू मिले, तो वही है। मतलब नारी को पुरुषों के बराबर अधिकार मिले, उनके साथ सम्मान जो है ना, उनको सम्मान मिले और समान व्यवहार हो। ठीक है, हर जगह। अगर आपसे पूछेगा श्रम का लैंगिक विभाजन क्या है, तो इसका मतलब है कि जब लिंग के आधार पर ना महिला और पुरुष को अलग अलग काम सौंप दिए जाते हैं। जैसे बोला महिला को कि तुम घर के अंदर काम करो, और पुरुषों को बोला कि तुम बाहर जाके काम करो। ठीक है, मतलब काम बांट दिए। महिला को जैसे बोले सिर्फ नर्स बन सकती है, डॉक्टर नहीं बन सकते। तो ऐसे अगर हम बांट रहे हैं ना, तो वो क्या हो गया? लैंगिक विभाजन हो गया। जैसे हार्ड काम है, पत्थर तोड़ने का काम है, बोला कि भाई पुरुष करेगा, महिला नहीं करेगी। ठीक है, महिला जो है वो सॉफ्ट वर्क करेगी। तो ये जब लिंग के आधार पर काम बांट रहे हैं ना, तो उसे हम बोलेंगे श्रम का लैंगिक विभाजन। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब चेंजेस हो रहे हैं। अब पितृसत्तात्मक समाज किसे कहते हैं? मतलब सभी शक्तियाँ पुरुषों को मिले। ठीक है, जब उसके बाद उसकी औलाद हो तो बेटी को अधिकार मिले, बेटी को अधिकार ना मिले। ठीक है, वो होता है पितृसत्तात्मक समाज। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, तो आप बता सकते हो कैसे कैसे भेदभाव होता है, अपनी लैंग्वेज बना के लिख देना। जैसे महिलाओं पर जो है कम खर्च किया जाता है, पुरुषों पर ज़्यादा खर्च किया जाता है। ठीक है, घर के अंदर बाहर, तो ऐसे कुछ भी एग्जाम्पल आप बना के लिख सकते हैं। तो इसमें तो ज़्यादा चैप्टर में कुछ नहीं बना कर लिखने वाला। इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है, जो सांप्रदायिकता है ना, वो राजनीति को कैसे प्रभावित कर सकती है, सांप्रदायिकता के क्या नुकसान होते हैं। तो आप बता देना कि सांप्रदायिकता जो है ना, वो जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, और वही अगर राजनीति में आ जाते हैं, तो फिर वो एक धर्म के लिए सब कुछ करते हैं, दूसरे धर्म को जो है ना वो गिराना या उस पर अन्याय करना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है फिर मतलब माहौल जो है उस देश का काफ़ी बिगड़ने लग जाता है, बना बना के पॉलिटिकल रूप से। फिर एक को बेनिफिट मिलता है, दूसरे को बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि सामाजिक विभिन्नता क्या होती है और सामाजिक भेदभाव क्या होता है। तो सामाजिक विभिन्नता तो देखो पाई जाएगी, जैसे कोई व्यक्ति हिंदू है, कोई मुस्लिम है, ठीक है, कोई जैन धर्म का है, ठीक है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, तो ये तो, या कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, सामाजिक विभिन्नता तो पाई जाएगी। लेकिन किसी गुण के आधार पर जब उनमें भेदभाव होने लग जाता है ना, किसी गुण के आधार पर जब उनमें भेदभाव होने लग जाता है, तो उससे हम क्या बोलेंगे? सामाजिक भेदभाव बोलेंगे। ठीक है, जैसे अमीर लोग हैं और गरीब लोग हैं, वो आपस में भेदभाव करने लग रहे हैं, मतलब गुण क्या है यहाँ पर? अमीर गरीब, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सामाजिक भेदभाव बोलेंगे। ठीक है, तो और जैसे महिलाओं के साथ क्या क्या मतलब अन्याय देखने को मिलता है, तो एक लिंग अनुपात। अच्छा, पहले महिलाओं के साथ अन्याय देखने को मिलता है, जैसे उन्हें कम सैलरी मिलना, घरेलू हिंसा का शिकार होना, और लड़की पैदा हुई तो उसे मार देना।
ठीक है, तो ऐसे बना के बता देना। और अगर आपसे पूछेगा लिंग अनुपात किसे कहते हैं, तो आप बता देना 1000 पुरुषों के पीछे कितनी स्त्रियां हैं, उसे लिंग अनुपात बोलेंगे। और भारत में इस समय कितना है, 940 है। 1000 पुरुषों के पीछे कितनी स्त्रियां हैं, 940, ये आपको पता होना चाहिए। और पढ़ाई लिखाई में कितनी महिलाएं 65% पढ़ी लिखी हैं, पुरुष जो है वो 82% पढ़े लिखे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पर आ जाते हैं कि ये राजनीतिक दल किसे कहते हैं। तो राजनीतिक दल वो होते हैं जो संगठित होते हैं, संगठित, ठीक है, जो चुनाव लड़ते हैं, जो सत्ता में बने रहना चाहते हैं, सत्ता को पाना चाहते हैं, उसे राजनीतिक दल कहते हैं। आप इस सिंपल लैंग्वेज में बता देना। ठीक है, वह दल जो सरकार चलाता है उसे सत्तारूढ़ दल कहते हैं। और दल बदल किसे कहते हैं, जब एक पार्टी को छोड़कर अब दूसरी पार्टी में चले जाते हैं ना, उसे दल बदल कहते हैं। ठीक है, गठबंधन किसे कहते हैं, गठबंधन का मतलब होता है जब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता ना, जब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर जब सरकार, और बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट जो वीडियो आपको है ना ऑफलाइन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो आपने वेट किया, शुक्रिया आपका। तो देखो, अगर आपसे पूछेगा कि एक दलीय प्रणाली किसे कहते हैं, तो जिस देश में केवल एक ही दल होता है ना, उसे एक दलीय प्रणाली कहेंगे। जैसे चाइना में एक ही दल होता है। गठबंधन समझ में आ गया, जब किसी देश में किसी एक पार्टी को ना बहुमत नहीं मिलता तो दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर अगर सरकार चलाती है ना, तो उसे हम बोलेंगे गठबंधन। और विपक्षी पार्टी किसे कहते हैं, जो सबसे बड़ा तो दल बन जाता है लेकिन जीत नहीं पाता। जैसे मान लो चुनाव हुए, एक को मिलकर 51 वोट, एक को मिलकर 30, एक को मिलकर 10, तो ये जीती नहीं है। ठीक है, तो लेकिन सबसे बड़ी है, तो इसे विपक्षी पार्टी बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे। ठीक है, अब आपसे ये पूछे कि राजनीतिक दल क्या है, तो आप बता दो ना, जो चुनाव लड़ते हैं, संगठित समूह होते हैं, जो सत्ता में आना चाहते हैं, सत्ता को पाना चाहते हैं, सत्ता में बने रहना चाहते हैं। देखो, जो पार्टी पहले से ही सत्ता में है वो तो ये चाहिए ना सत्ता में बनी रहे, और जो पार्टी सत्ता में नहीं वो कहेगी मैं सत्ता में आना चाहती हूँ, तो उन्हीं को हम राजनीतिक दल कहते हैं। आपको 2-3 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। ये संगठित होता है, संगठित मतलब ये नहीं कि कोई भी ग्रुप बना के चला गया और पार्टी बोल दी, एक रूल्स होगा, रेगुलेशन होगा, उसको चुनाव चिन्ह मिलेगा वगैरह वगैरह। तो ये संगठित होता है, चुनाव लड़ता है। ठीक है, क्या लड़ता है, चुनाव लड़ता है, या सत्ता में बना रहना चाहते हैं, या सत्ता को पाना चाहते हैं। चुनाव तो दोनों को लड़ना पड़ेगा, जो सत्ता में बना हुआ है, सत्ता में, ठीक है, आना चाहता है, दोनों। तो राजनीतिक दल के घटक कौन से होते हैं, घटक, एक होता है इसका नेता, ठीक है, और एक देखो घटक मतलब इसमें राजनीतिक दल में 3 जने मेन होते हैं, एक नेता, दूसरा सक्रिय सदस्य मतलब जो एक्टिव मेंबर होते हैं, और तीसरा जो इसके सपोर्टर होते हैं। इनके साथ साथ रहते हैं, जो हमें देखने को मिलते रहते हैं। नेता तो जो चुनाव लड़ रहे हैं वगैरह। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, तो आप क्या बताओगे, ये चुनाव लड़ती है, ये नीतियाँ बनाती है, ये कानून का निर्माण करती है, सरकार बनाती है। ठीक है, मुद्दों को उठाती है, जनता का साथ लेने की कोशिश करती है। जैसे अगर कोई पार्टी सत्ता में नहीं है तो वो जनता को अपनी साइड करके, अरे देखो इस पार्टी ने क्या करा है, इस पार्टी ने कुछ नहीं करा, हमें वोट दे दो, हम जिता देंगे। ठीक है, और हम ये काम करके दिखाएंगे, तो जनमत का निर्माण करता है। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें आ रहा था, लामबंदी। लामबंदी का मतलब होता है कि हम किसी विचार से लोगों को इकट्ठा करने लग जाते हैं, सारे लोगों को अपने सपोर्ट में लाने लग जाते हैं, तो उसे बोलते हैं लामबंदी। मतलब जनमत की तरह ही एक तरह से। ठीक है, समझा गई। अब कितने दल होने चाहिए, देखो जिस देश में लोकतंत्र है उसमें ज़्यादा दल होने चाहिए, ताकि कंपटीशन रहेगा। अगर एक पार्टी अच्छा नहीं कर रही तो दूसरी पार्टी को लोग चुन सकते हैं। और केवल एक ही दल होता है उसे तो एक दल ही कहेंगे। जैसे चाइना, जिसमें 2 दल होते हैं ना, 2 दल, तो उसको हम बोलेंगे जैसे यूएस से यूके। ठीक है, तो 2 दल किसमें, यूएस से और यूके में। ठीक है, अगर बहुदल बोले तो जहाँ पर 2 से ज़्यादा दल होते हैं ना उसे बहुदल कहेंगे। जैसे भारत एग्जाम्पल सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आ रहा था कि हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्यों है, बताओ क्यों चाहिए हमें पॉलिटिकल पार्टी। तो आप बता देना कि जिस देश में लोकतंत्र है ना, वहाँ पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं कर सकते हम, ठीक है, बिना पॉलिटिकल पार्टी के, राजनीतिक दलों के। ठीक है, और राजनीतिक दलों में क्या होता है कि अगर बहुत सारी पार्टी होंगी तो वो उनमें कंपटीशन होगा और वो अच्छे से अच्छा काम करें। ठीक है, तो उसके बाद आपसे अगर पूछेगा कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल और क्षेत्रीय राजनीतिक दल क्या होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम किसी पार्टी को नेशनल पार्टी कब कहते हैं। किसी पार्टी को नेशनल पार्टी तब कहेंगे जब लोकसभा में जब उसको वोट मिलते हैं ना, ठीक है, वो कुल वोट का 6% मिले। ठीक है, या लोकसभा की कम से कम 4 सीटें मिले। और किसी पार्टी को हम रीजनल पार्टी कब कहेंगे,
रीजनल पार्टी तब कहेंगे जब उसे 6% जो है ना, 6% वोट मिले राज्य की विधानसभा में, और विधानसभा में कम से कम 2 सीट मिले। तो दोनों में अच्छे से याद रख लेना। और नेशनल पार्टी में ना, ये आप खुद इसे पढ़ लेना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो किसने करी थी? ए.ओ. ह्यूम ने करी थी, ठीक है। और इसका जो गठबंधन था वो है यूपीए, 1885 में बनी थी ये, ठीक है। और जो बीजेपी है वो 1980 में बनी थी, ठीक है। और दोनों की विचारधाराएं पढ़ लेना, बाकी इसको अब देख लेना। और इसमें जो मेन है ये देख लो कि जो प्रांतीय दल होते हैं ना, प्रांत दल, तो वो कौन से होते हैं? जैसे अभी जहाँ चुनाव हो रहे हैं, ये चुनाव है तो उसका एक ज़्यादा पढ़ लो, त्रिपुरा का, मणिपुर का, यूपी का पढ़ लो, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन सी मतलब डिस्ट्रिक्ट पार्टियाँ, मतलब प्रांतीय पार्टियाँ, डिस्ट्रिक्ट नहीं प्रांतीय पार्टी मतलब क्षेत्रीय पार्टियाँ, ठीक है। तो कौन सी, जैसे त्रिपुरा की देख लो, मणिपुर की देख लो, ठीक है। और एक आधा जैसे आपसे बिहार से पूछ लेते हैं कि बिहार की कौन सी पार्टी है, तो आप बता देना बिहार की एक है लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है। दिल्ली की कौन सी है? आम आदमी पार्टी है, जो अब नेशनल पार्टी हो गई है ना। अभी ये सुन लो जरा सा कि भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ था 51 से 52 तक हुआ था, ठीक है। तो चुनावों को बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी पहली बार में, ठीक है, लेकिन सबका सामना उन्होंने कर लिया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। और व्योमेश चंद्र जो बनर्जी थे वो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जो थे वो उनके पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1980 में भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने बनाई थी उसके अध्यक्ष थे, मतलब उसके मुख्य, मतलब जिन्होंने बनाई थी वो थे। काशीराम जो थे 1984 में, जो बहुजन समाज पार्टी है ना, जो हाथी जिसके चुनाव चिन्ह है, उन्होंने बनाई थी काशीराम ने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किसकी पार्टी बनाई थी? जनता पार्टी, ठीक है। और 1985 में संसद ने दल बदल कानून पारित किया और उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, तो पॉलिटिकल पार्टी को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे अगर केंद्र सरकार में कोई, जैसे बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है या आम आदमी पार्टी है, तो ये जितनी पॉलिटिकल पार्टी है इनको किन किन दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है, ठीक है। तो आप बता देना। वंशवाद का मतलब, जैसे एक गद्दी पर बैठा तो उसका बच्चा भी कह रहा है मैं भी ये काम मैं ही करूँगा, मैं ही बनूंगा इसको। दूसरा, उनमें ट्रांसपेरेंसी का ना होना, मतलब पारदर्शिता का ना होना, मतलब छुपाना। सबसे बड़ी बात पता है क्या है पॉलिटिकल पार्टी की जो दिक्कत वाली है? आंतरिक लोकतंत्र ना होना, मतलब जो एक पार्टी है वो आपस में ही एक दूसरे को छुपा रही है, सारी बातें पूरी बता ही नहीं रही, उसे हम बोलेंगे आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। और एक है विकल्पहीनता, मतलब जो व्यक्ति है वही बार बार चुना जा रहा है, दूसरे व्यक्ति को मौका ही नहीं मिल रहा। और आपराधिक तत्व होना, धन का इस्तेमाल गलत तरीके से होना, तो ये, ठीक है, पारदर्शिता के अभाव की, विकल्पहीनता की, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा कि पॉलिटिकल जो पार्टी है ना उसमें क्या क्या सुधार हो सकते हैं, मतलब क्या क्या सुधार करने चाहिए, तो आप बताना कि दल बदल कानून को सख्त किया जाए, क्योंकि बना तो दिया ही है भाई, देखो बना तो दिया ना दल बदल, लेकिन उसको सख्त किया जाए। आपराधिक प्रवृत्तियों को रोका जाए, मतलब ऐसे लोग ना जो गुंडे वगैरह होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी में चले जाते हैं फिर अपना दबदबा बनाते हैं। संगठित चुनाव हो समय समय पर, और ट्रांसपेरेंसी आ जाए, पारदर्शिता आ जाए, मतलब इस तरीके से। और बाकी ये मैंने बता दिया आज के लिए, अभी इतना बहुत है। मैं कोशिश करूँगा एक आधी और वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूँ ऑफलाइन में, ठीक है। सभी लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। और आप सबको शुक्रिया, और आप सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये पीडीएफ इसकी सपोर्टिंग मटेरियल की डिस्क्रिप्शन में मैं अभी जब ऑफलाइन कमेंट मतलब ऑफलाइन करूँगा तो इसका लिंक दे दूँगा, पीडीएफ है इसका। ये सपोर्टिंग मटेरियल डीओई इशू करती है, उसकी साइट पर भी जा सकते हो, मैंने वीडियो बना देखी कि कैसे डाउनलोड करना है। हर सब्जेक्ट का डाउनलोड कर सकते हो आप, ठीक है। अब 2-4 कमेंट ले रहा हूँ, कोई पूछना पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर मैं ओवर कर दूँगा। सर क्लास 7 के हिंदी के इंपॉर्टेंट, हाँ मैं अभी इसके बाद 7 क्लास की वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, ठीक है। नैतिक, ओके। तो बस अभी मैं ना इतना ही ले पाऊँगा, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सब लाइक कर देना वीडियो को, जितने बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। मैप वर्क मैंने बनाया है वही कर लोगे, बहुत है आपका। एक बार दोबारा से अपलोड कर दूंगा वीडियो को, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, अगर बेल आइकन आप दबाते हैं तो एक दिन में केवल 3 नोटिफिकेशन जाते हैं ना, फिर अगला जाता नहीं, तो चैनल में जाके मॉर्निंग में उठकर चेक कर लेना, ठीक है, चैनल के अंदर जाकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली।
डैडी